आज जो हम कंप्यूटर का चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा हमारा यूनिट 3, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ठीक है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इस चैप्टर के अंदर हम प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। जो प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स होते हैं, प्रोग्रामिंग किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर लिखा है कि अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन, राइट एंड एग्जीक्यूट सिंपल प्रोग्राम कोड, शेप्स कैसे बनाते हैं, लाइब्रेरीज़ की क्या ज़रूरत होती है, और सिंपल लाइब्रेरी को भी पढ़ेंगे हम कुछ, और ट्रांसलेट सिंपल एल्गोरिथम दैट यूज सीक्वेंस एंड रिपीटेशन इन पाइथन, यानी एल्गोरिथम्स को भी आगे समझा जाएगा। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है उनको सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके उसको पाइथन के फंक्शंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और डिटरमाइंस वे ऑफ डीबगिंग देयर कोड, यानी डीबग कोड को डीबग कैसे किया जाता है। ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली सबसे पहला हमारा टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है। यहाँ पर ये छोटी सी एक लाइन में डेफिनेशन इसकी बताई गई है कि अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस विच अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ह्यूमन ने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे दी हैं और कंप्यूटर उसको फॉलो कर रहा है, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम मैं बहुत ही ओल्ड एज और बेसिक एग्जांपल दूं तो कैलकुलेटर। ठीक है। कैलकुलेटर में हम किस तरह से प्रोग्राम के कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह से वो कहलाता है कि अगर हम फिंगर्स को लें तो अगर हम कैलकुलेटर से पहले अगर हम कैलकुलेट करते थे तो हम फिंगर्स से करते थे, यानी 1+1 हमारे पास हो जाता था 2। लेकिन यही सेम चीज़ अगर हम कैलकुलेटर में ले लें तो हम वहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी कर सकते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम वहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम की एग्जांपल बनती है कि अगर हम वहाँ पर 1 और +1 करें तो वो हमें खुद ब खुद बता देता है 2। ठीक है। हमें वहाँ पर फिंगर्स की और ना दिमाग की ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें बस वहाँ पर लिखना होता है 1+1 और इक्वल्स टू करना होता है 2, वो खुद ब खुद कंप्यूटर प्रोग्राम बता देता है। तो वो एक एक प्रॉब्लम्स को उसने सॉल्व की थी, और वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर डिफाइंड है कि 1+1 हमेशा 2 ही होगा। ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती हैं। ठीक है। यहाँ पर हमें बताई गई है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, प्रोग्राम कैसे चलता है, कि एक डिस्क मेमोरी में हमने प्रोग्राम लिखा। डिस्क मेमोरी क्या है कि हमारे पास हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव हो गई, एसएसडी हो गई, और उसके अंदर हमने कोई भी प्रोग्राम, एक फ़ाइल बनाई और उसके अंदर प्रोग्राम लिखा। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं उसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शंस लिख ली, यानी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस एक ही बात है। ठीक है। तो हमने उसके अंदर कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख दी कि भाई आपको ये करना है। ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं डिस्क मेमोरी से रैम के अंदर लोड होंगी। ठीक है। सबसे पहले रैम के अंदर लोड होंगी और फिर वो सीपीयू के अंदर जाएंगी, एक एक करके इंस्ट्रक्शन सीपीयू लेगा और सीपीयू उसका आउटपुट निकालेगा। ठीक है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल इस ग्राफ में देख सकते हैं। इस फिगर में आप ये देखेंगे कि डिस्क मेमोरी है, यानी हार्ड डिस्क है, इसके अंदर से जो प्रोग्राम था वो यहाँ पर रैम के अंदर चला गया। ठीक है। अब रैम जो है बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, सही है, कंपेयर टू डिस्क मेमोरी, और जिसकी मदद से जो है हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत ही तेज़ी से जो है किसी भी प्रोग्राम को रन कर सकता है। ठीक है। और ये बहुत कंपेयर टू डिस्क मेमोरी ये एक्सपेंसिव भी होती है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कीप इन माइंड दैट द प्रोग्राम इट सेल्फ एंड द डेटा इट ऑपरेट्स अपॉन बोथ आर केप्ट इन द मेन मेमोरी फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोग्राम और उसका डेटा दोनों रैम में सेव होते हैं फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। यानी अगर एक इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर सीपीयू में गई, उसने उसका कोई आउटपुट निकाला, तो वो रैम के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है।
और फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन जाएगा, फिर वो भी रैम के अंदर स्टोर हो जाएगा, तीसरा इंस्ट्रक्शन जाएगा, फिर वो उसका भी आउटपुट रैम के अंदर स्टोर हो जाएगा, ताकि ये जो प्रोसेस है ये फास्ट होता रहे। ठीक है, सीपीयू को वेट नहीं करना पड़े कि भाई आप डिस्क मेमोरी आप पूरे पहले पूरा लिख लो फिर मैं आता हूँ, फिर मैं जो है दूसरे काम पे जाऊँगा। नहीं, सीपीयू को हमें जल्दी जल्दी काम करवाना है, तो सीपीयू फ़ौरन फ़ौरन रैम में डालेगा और रैम से जो है यहाँ पे लिखेगा, फिर रैम जो है डिस्क मेमोरी में अगर हमें सेव करना है वो डेटा, तो वो डिस्क मेमोरी में सेव कर सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और हमारा कंप्यूटर फास्ट और ज़्यादा तेज़ी से एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। ये जो एग्जांपल है यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ कि यहाँ पर बताया हुआ है कि ये एक प्रिंटर सर्वर बनाया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये यहाँ पर एक प्रिंट सर्वर बनाया और यहाँ पर एक प्रिंटर है। ठीक है, और उस प्रिंट सर्वर से जो है 3 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, 3 हो सकते हैं 300 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इस प्रिंट सर्वर के अंदर डिफ़ाइन कर दिया गया है कि भाई पीछे से 300 फाइल्स आएँ या 400 फाइल्स आएँ, तुम्हें एक ही फ़ाइल प्रिंटर को देनी है, वो प्रिंट करेगा। जब प्रिंटर बोलेगा मैं दूसरी फ़ाइल के लिए रेडी हूँ, तो फिर दूसरी देनी है, यानी एक क्यू सिस्टम बनाना है तुम्हें। ठीक है, आजकल तो प्रिंटर स्मार्ट हो गया ना, लेकिन ये एक एज एग्जांपल एक डम प्रिंटर की एग्जांपल है कि प्रिंट सर्वर जो है किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये जो है एक ऑफिस में एक प्रिंट सर्वर बनाया है और ऑफिस में जो है 200 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना प्रिंट करना होता है और एक ही प्रिंटर है। ठीक है, तो सब क्या करते हैं कि अपनी अपनी फाइल्स दे देते हैं। प्रिंट सर्वर क्या करता है, जिसकी फ़ाइल पहले आ गई वो पहले चली जाएगी, उसके बाद जो दूसरी आई वो क्यू सिस्टम में रुक जाएगी, यानी एक क्यू सिस्टम बन जाएगा और एक के बाद एक फ़ाइल प्रिंट होती जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम हमारा इंस्ट्रक्शन है और इसने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि भाई अगर 200 बंदे प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें एक एक करके क्यू सिस्टम में रखना है और एक एक करके प्रिंट करना है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है यहाँ पे। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि प्रिंटर को सारी फाइल दे दे, प्रिंटर घबरा जाए और प्रिंटर क्रैश हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर सॉल्व हुई है। हालांकि आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं है, ये सब जो है बहुत ही ओल्ड एग्जांपल्स हो गई हैं, आजकल ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। प्रिंटर्स के अंदर खुद ब खुद स्मार्ट प्रिंटर्स आ चुके हैं और वो खुद ब खुद क्यू सिस्टम बना लेते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं, ये क्या बता रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम आर डेवलप्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच प्रोवाइड द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाया सेट ऑफ रूल्स एंड कीवर्ड टू यूज़। ठीक है, देखो इसको मैं आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ। देखो, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं तो वो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हैं। ठीक है, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, अपना सी शार्प हो गया, और रस्ट हो गया, रूबी हो गया, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक वो होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक कीवर्ड्स होते हैं, उनका अपना एक सिंटेक्स होता है, उनकी अपनी एक रूल्स होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल बहुत बहुत ही आसान एग्जांपल हमारे ह्यूमन लैंग्वेजेस से रिलेटेड ही है कि हर लैंग्वेज की अलग एक रूल होते हैं। मिसाल के तौर पे इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गई या उर्दू हो गई। ठीक है, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये सब इनके अपने अपने रूल्स हैं, अपने कीवर्ड्स हैं, अपने इनके सिंटेक्स हैं। ठीक है, तो कैसे हम उर्दू को किस तरह से लिखते हैं कि हम उर्दू को जो है हमेशा राइट साइड से लिखते हैं क्योंकि ये उर्दू का रूल है। ठीक है, और इंग्लिश को हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं, ये इंग्लिश का रूल है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इनके अपने रूल्स होते हैं कि भाई आपको ये कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, यही रूल यूज़ करना है और यही यही सिंटेक्स यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी है। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर बताया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। यहाँ पे देखा, मशीन लैंग्वेज इज़ अंडरस्टैंडेबल टू द प्रोसेसर एंड एग्जीक्यूट योर कोड। मशीन लैंग्वेज क्या है, 010101 ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज होती है और ये प्रोसेसर समझता है। प्रोसेसर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझता, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोसेसर हमारा नहीं समझता। ठीक है, तो उसको
उसको हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल्स भी दी हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच यूज़ कंपाइलर आर सी प्लस प्लस, जावा, असेंबली लैंग्वेज, फॉर्टन। ठीक है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये कंपाइलर्स यूज़ करती हैं। ठीक है, और जो जो कंपाइलर्स जो इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं लैंग्वेजेस वो हैं पाइथन, जावास्क्रिप्ट और रूबी। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल्स भी दी है कि कैसे वर्क करता है कि हमने इनपुट दिया हाई लेवल प्रोग्राम, ट्रांसलेटर में गया, उसने चेक किया कोड कि कोड बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है, सिंटेक्स के मुताबिक है और ये बिल्कुल ओके है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आउटपुट बना देगा लो लेवल प्रोग्राम में और वो आउटपुट सीधा प्रोसेसर में चला जाएगा। ठीक है, वो हमें नज़र नहीं आता, वो सब बैकएंड में हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये इसका प्रोसेस ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बताया है कि इंटरप्रेटर विच आर मोर फ्लेक्सिबल इन अ सेंस दैट द कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन एज द कोड एग्जीक्यूट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है इसका मतलब कि जो कंपाइलर होता है वो, जैसे मैंने 5 लाइनों का एक कोड लिखा है। ठीक है, तो कंपाइ और लाइन नंबर 4 में मेरे पास एक एरर है, एक बग है, बग नहीं है, एक एरर है। ठीक है, मेरे पास एक एरर है। ठीक है, तो वो क्या है, कंपाइलर जब चेक करेगा ना, पूरे कंपाइलर क्या करेगा, पूरे 5 लाइन को लेगा। ठीक है, उसको चेक करेगा, रन नहीं करेगा, अभी चेक करेगा, फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर प्रोसेसर को देगा, लेकिन चेकिंग फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइन 4 में एरर है। ठीक है, तो हमारा एक भी कोड रन नहीं हुआ। अब इंटरप्रीटर में क्या होता है, यहाँ पर बताया कि कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन एज द कोड एग्जीक्यूट, मतलब कि वो पहली लाइन को चेक करेगा, ओके है, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। दूसरी लाइन को चेक करेगा, ओके है, वो प्रोसेसर को दे देगा। तीसरी लाइन को चेक करेगा, ओके, वो प्रोसेसर को दे देगा। चौथी लाइन को चेक करेगा, ओ भाई साहब एरर आ गया, वो रुक जाएगा। ठीक है, रुक क्यों जाएगा कि एरर आ गया है। ठीक है, अब पिछली 3 लाइंस तो हमारी रन हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम लगती है, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं लगती है, सबका अलग अलग माइंडसेट है। तो फ़र्क ये है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये फ़र्क है कि इंटरप्रेटर जो है अ, अगर किसी लाइन पे एरर आ चुका है तो वो उससे पिछली जितने भी कोड हैं वो रन कर चुका होता है। ठीक है, वो रुकता नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, वो सिर्फ एरर पे आके रुकेगा, इससे पिछले वाले कोड सब रन कर देगा। कंपाइलर में ऐसा नहीं होता, कंपाइलर वो पूरे कोड को कंपाइल करेगा, चेक करेगा, एरर है तो वो वहीं पे रुक जाएगा, एक भी कोड वो रन नहीं करेगा, रन करने से पहले पूरी चेकिंग करेगा। ठीक है, ये फ़र्क होता है। ठीक है, ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके ये बहुत काम आती है। अब यहाँ पर पाइथन के बारे में बताया गया है कि पाइथन क्या है। ठीक है, पाइथन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इसको तो मैं ऐसी भी समझा सकता हूँ कि पाइथन जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और बहुत इजी भी है। ठीक है, बहुत इजी है, इसका सिंटैक्स इतना इजी है कि स्टूडेंट्स को यही पढ़ाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को सी प्लस प्लस इनिशियली नहीं पढ़ाते, पाइथन ही पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है कंपेयर टू सी प्लस प्लस, जावा, बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेजेस हैं वो। और पाइथन इतनी इजी है कि समझ लें कि ये ऑलमोस्ट इंग्लिश ही है, क्योंकि इसमें इंग्लिश से बहुत मिलती जुलती लैंग्वेजेस होती हैं, ये लैंग्वेज है ये पाइथन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये जो लैंग्वेज है इंट्रोड्यूस हुई थी ये 1992 में, और ये जो है डिज़ाइन हुई थी सिंपली राइट एंड कॉम्प्रीहेंड एज अ रिज़ल्ट इट इज़ परफेक्ट फॉर कोडिंग लैंग्वेज फॉर इंडिविजुअल लुकिंग फॉर रैपिड डेवलपमेंट, यानी जिनको जल्दी जल्दी डेवलपमेंट करनी होती है वो पाइथन यूज़ करते हैं, क्योंकि पाइथन का सिंटेक्स इतना इजी होता है और इतना ये मैं कह लूँ कि बहुत इजी होता है कोई भी कोड लिखना, कि कोई भी जो ना आसानी से लिख सकता है। ठीक है, पाइथन मे बी अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंडिविजुअल हु आर अनफेमिलियर विद द आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी जो भी नए नए स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में वो पाइथन से करें, क्योंकि पाइथन
प्रोग्रामिंग, क्योंकि देखो अगर इजी लेवल से शुरू करेगा ना तो उसे आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग के मतलब पता रहेगा कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, किस लिए यूज़ होती है और क्या होता है, ठीक है। तो वो पाइथन से स्टार्ट ले, पाइथन इजी है, वो आराम से सीखेगा समझेगा, जब पाइथन सीखेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो लेवल अप कर सकता है, ठीक है। इसका देखो सिंटेक्स इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ इंग्लिश, यानी ये बताया कि इंग्लिश से इसका सिंटेक्स काफ़ी मिलता जुलता है, वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इसको रीड करने में आसानी होती है, ठीक है। और ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कोई भी इसको यूज़ कर सकता है और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, इसका कोई पैसे वैसे नहीं। ओपन सोर्स का मतलब है कि ये जो है फ्री है, फ्री टू यूज़ है इंटरनेट पे, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथन का यूज़ होता है, बाकी ये सब बताया गया कि पाइथन कौन कौन यूज़ करते हैं, डेटा साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं पाइथन। और ये सब जो ये हमारे पास चैट जीपीटी और ये जो जेमिनाई है एआई मॉडल्स, ये किस पर बनते हैं, ये पाइथन पर ही बनते हैं, ये पाइथन लैंग्वेजेस पर बनते हैं। तो पाइथन एक पावरफुल भी है लैंग्वेजेस और इजी भी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको यूज़ करते हैं। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना यूज़ होता है। तो प्रोग्रामिंग पाइथन जो है डेटा साइंटिस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग की इसमें एग्जांपल बताइए कि प्रोग्राम पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन, तो जो फ़ोटोशॉप है यहाँ पर वो पाइथन पर बनी है। यहाँ पर ये भी पेंट की, अभी कोई पेंट की एप्लीकेशन है, ये भी पाइथन पर बनी है। फ्लास भी पाइथन पर बना है। पायरामिड, सही है, ये भी पाइथन पे बनी है, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, यानी पाइथन को हमें डाउनलोड और रन कैसे करना है, ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया। पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स यानी आईडीई कैन बी डाउनलोडेड एज आई डी एल ई फ्रॉम पाइथन डॉट ओ आर जी डॉट डाउनलोड। इसको मैं अपने अल्फाजों में समझाता हूँ, देखो सिंपली ये जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, इसको भूल जाओ, सही है। असल में इस तरह से कोई यूज़ होता नहीं है इसका। सिर्फ हमें क्या करना होता है, पाइथन की वेबसाइट से पाइथन इंस्टॉल करना है, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, वीएस कोड में जाना है, एक पाइथन की फ़ाइल बनानी है। कुछ भी फ़ाइल बना दो, जैसे न्यू डॉट पी वाई, पाइथन की एक्सटेंशन हमेशा पी वाई होती है, ठीक है। पी वाई लिखोगे समझो कि ये पाइथन की एक्सटेंशन पाइथन की फ़ाइल है। अब उसके अंदर हमें पाइथन का कोड लिखना है और उससे रन करना है, ठीक है। तो सिंपल, अगर हम पाइथन की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से हम पाइथन का कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद हमारे पास जो है पाइथन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये वही चीज़ बता रहा है कि पाइथन को डाउनलोड करना है, इसका कमांड लाइन इंटरफेस होता है और ये सब होते हैं। लेकिन कमांड लाइन कोई आज तक यूज़ नहीं करता, ये बुक में सिर्फ एक एग्जांपल दी है, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए ये बताया है कि पाइथन के अंदर भी कमांड लाइन कंसोल होते हैं, ये होते हैं लेकिन ये यूज़ नहीं होते। सिंपल इसको इसको सिर्फ पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। और पाइथन इंस्टॉल होती है तो उसको सीधा हम वी एस कोड में यूज़ करते हैं पाइथन को, ठीक है। वी एस कोड या दूसरी आई में यूज़ करते हैं। तो वो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी तरीका होता है पाइथन को यूज़ करने का। तो यहाँ पर ये वो चीज़ बताइए, ठीक है। इसको बस एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ लें उसमें, एमसीक्यूज़ में, तो ये आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं टर्टल ग्राफिक्स, ठीक है। टर्टल ग्राफिक्स पाइथन का ही एक प्रोग्राम है जिसको जिसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई काम होता है, यानी यहाँ पर शेप्स वगैरह बनते हैं। और ग्राफिक्स जैसे हम पेंट के अंदर कुछ भी ड्राइंग करते हैं, तो वही सेम चीज़ ये टर्टल ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है इन फॉर्म ऑफ कोड, ठीक है। अब यहाँ पर टर्टल ग्राफिक्स पाइथन के साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है, यानी जब हम यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल करेंगे ना, पाइथन डॉट ओ आर जी में जाएंगे, ये देखो www.python.org में गए, ठीक है। यहाँ से हमने पाइथन को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हम यहाँ उसके साथ ही टर्टल ग्राफिक्स आएगा, जो इंस्टॉल होगा ना उसी के साथ टर्टल ग्राफिक्स अंदर प्री बिल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्री इंस्टॉल होता है, इसे हमें सिर्फ यूज़ करने के लिए क्या करना होता है, इंपोर्ट टर्टल, ठीक है। ये पाइथन का रूल है। पाइथन का क्या रूल है, किसी भी लाइब्रेरी को, किसी भी प्रोग्राम को यूज़ करना है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहला उसको इंपोर्ट करना होता है। तो अगर हम कोई भी फ़ाइल बनाते हैं और उसके अंदर हम पहली लाइन में हम लिखेंगे कि इंपोर्ट, सही है, इंपोर्ट कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब ये इंपोर्ट कीवर्ड है, सही है। अब ये याद रखना है कि जो मैंने ऊपर बताया था, हर लैंग्वेज का एक सिंटेक्स कीवर्ड और रूल्स होते हैं, वो यही है कि इसका पाइथन का रूल है कि अगर आपको टर्टल यूज़ करना है तो टर्टल को आपको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। अब इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, इंपोर्ट, और लाइब्रेरी का नाम टर्टल, ठीक है। तो वो इंपोर्ट को हम ऐसे इंपोर्ट की जगह हम कुछ और नहीं लिख सकते,
इंपोर्ट की जगह हम कुछ और नहीं लिख सकते, हमें इंपोर्ट ही लिखना होगा। इंपोर्ट लिखेंगे तो प्रोग्राम तो पाइथन समझेगा कि भाई टर्टल को इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन है टर्टल डॉट स्क्रीन साइज़, यानी एक स्क्रीन साइज़ बना दो इतने इतने साइज़ का, ठीक है। और ये टर्टल डॉट डॉट सही है, यानी डॉट जो है हमारे पास एक 10 रेडियस का जो है ब्लू डॉट बना दो, सही है। 50 रेडियस का सर्कल बना दो। पेन का कलर ब्लू कर दो, सही है। अब पेन का कलर ब्लू मतलब जो मेरा माउस है वो ब्लू, अब वो मेरे जो हाथ है उसके अंदर ब्लू कलर आ गया, ठीक है। अब वो जब दूसरा सर्कल बनाएगा तो ब्लू कलर में सर्कल बनाएगा। तो ये सिंपल एक पेंट एप्लीकेशन, पेंट होती है ना, वो पेंट है लेकिन ये प्रोग्राम की फॉर्म में, यानी ये प्रोग्राम से लिख के आप कुछ भी शेप बनवा सकते हो इससे, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, ठीक है। हम जो मैथमेटिक्स में डिग्रीज पढ़ते हैं और हम मैथ्स में पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बताया है कि हु टॉट यू ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एंड द रिजल्टेंट शेप ऑफ ट्राइंगल इज़ विजिबल ऑन दिस स्क्रीन, यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़ते हैं हम मैथ्स के अंदर, और ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो यूज़ करके हम ट्रायंगल्स बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि मैथ्स की कितनी इंपॉर्टेंस है प्रोग्रामिंग के अंदर। मैथ्स के बगैर तो प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है। तो मैथ्स समझना, हमें मैथ्स को समझना और मैथ्स को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है। तो यहाँ पर यही बताया कि हम ट्रायंगल को कैसे बनाते हैं। तो ये वही कोड है कि फॉरवर्ड आगे की तरफ 140 डिग्री में जाओ, और लेफ़्ट 135 डिग्री में जाओ, फिर फॉरवर्ड जाओ, फिर लेफ़्ट जाओ, फिर फॉरवर्ड जाओ। तो ये सब प्रोग्राम बताया हुआ है कि एक ट्रायंगल इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हमने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और हमें इसको रिमूव करना है तो टर्टल डॉट रीसेट कर दो, वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बनाया है जिससे हमें ये गाड़ी बनती हुई दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये इसने क्या यूज़ किया है। ये 34 लाइंस का कोड है, और इस कोड के अंदर एक गाड़ी बनाने की इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क करेगी कि ये एक लाइन इंटरप्रीटर के अंदर जाएगी, वो फिर इस लाइन को चेक करेगा, रूल्स के मुताबिक हुई, और फिर वो क्या करेगा कि इसको प्रोसेसर को दे देगा, और प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेसर को 10101 में दे देगा, प्रोसेसर बोलेगा हाँ भाई मुझे ये सर्कल बनाना है, तो वो सर्कल बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही चीज़ बताई गई है, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर, कि ये गाड़ी कैसे बन रही है। तो इसको भी एक दफ़ा रीड कर लेना, ठीक है। और इसके बाद ये बता रहे हैं कि टर्टल ग्राफिक इजी टू लर्न, यानी ये सिंपल बेसिक होती है, इसको सीखने के लिए लोग यूज़ करते हैं। टर्टल ग्राफिक्स को जो बिगिनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको सीखने के लिए। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, सही है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लाइब्रेरीज़ में। अच्छा, तो हम थे यहाँ पर लाइब्रेरीज़ पर, ठीक है। अब ये लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, ठीक है। अब देखो, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ ऐसे कि कोई भी एक मैंने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। कोई भी मैंने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं जो मुझे अक्सर यूज़ करनी होती हैं। हर जैसे मैं 10 अलग अलग कंपनीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। और हर कंपनी के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत कॉमन लगती है, ठीक है। वो चीज़ मैं हर कंपनी के अंदर मुझे कोड कोड वो लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि वो मैं ये नहीं करूँगा कि वो जो कोड है वो मैं हर 10 कंपनीज़ के लिए अलग अलग लिखूँ। मैं क्या करूँगा, वो एक ही बार लिख लूँगा, ठीक है। और उसको जो है ना मैं बार बार यूज़ करूँगा दूसरी कंपनीज़ के लिए भी, सही है। तो सेम एग्जांपल यहाँ पर भी है लाइब्रेरीज़ की, यानी कि यहाँ पर लिखा है अ सेट ऑफ कोड विच आर मेंट फॉर अ पर्टिकुलर टास्क मोर प्रोफिशिएंट इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी, यानी वो कोड जो पर्टिकुलर टास्क, यानी जो बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं, अक्सर यूज़ करते हैं टास्क, जो भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हर बेसिक बंदा यूज़ करता है, उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है। जो लाइब्रेरी के अंदर इसकी मैं बहुत एक और अच्छी एग्जांपल मैं ये दे दूँ कि अगर हम एक 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 लाइब्रेरी है, ठीक है, बुक्स वाली, वहाँ हम गए,
सही है। वहाँ से हमने सर्च किया कि हाउ टू कुक बिरयानी, बिरयानी की रेसिपी निकाल ली। ठीक है, और हमने वो रेसिपी देख के बिरयानी बना ली। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हम हमने बिरयानी की रेसिपी निकाल ली। सही है, वहाँ से क्या करने के बजाय हमने ये नहीं किया कि पूरी बिरयानी हमने पाँच छः डेज की ले ली और उसके अंदर हमने अलग अलग क्वांटिटीज़ में मसाला डाल के एक्सपेरिमेंट करके फिर बिरयानी की रेसिपी निकाली और फिर हमने वो अपने पास लिख ली। सही है। अब हमें दूसरी बार बिरयानी बनानी हुई तो हम दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर बिरयानी की रेसिपी निकाल लेंगे। सही है, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। हम क्या करेंगे, बिरयानी की रेसिपी एक बार बन चुकी है, सही है, एक बार बन चुकी है और हमें पता है कि भाई ये बिरयानी इस तरह से अच्छी बनती है, तो हमें हर बार इसी तरह से बिरयानी बनानी है। ठीक है, तो वो एक रेसिपी हम उसी को फॉलो करेंगे। हम बार बार दस 10-20 डेज की लेके नहीं बैठेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इतने मसाले की क्वांटिटी में ये डालेंगे तो अच्छी बिरयानी बनेगी, वैसे वो डालेंगे तो अच्छी बिरयानी में। एक बार बिरयानी पर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, बिरयानी एक बार बन चुकी है। सही है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम दोबारा बिरयानी बनाएंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि एक बार अगर कोई कोड बन चुका है, सही है, अगर हम उसे हमें हर बार उस कोड को यूज़ करना होता है तो हम उसी कोड को दोबारा यूज़ करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि वो दोबारा से हम कम कीबोर्ड से बैठ के लिखने लगें। तो ये बहुत कोडर्स का टाइम बचाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, टाइम बचाना, और ये बहुत गुड प्रैक्टिस है लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना। ये कुछ बुरा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सीखने के लिए जो है कुछ लोग जो है कोड लिखते हैं खुद से, लेकिन वो सिर्फ सीखने के लिए। अगर आपको कोई प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखना है, कुछ आपको रियल एप्लीकेशन बनानी है, तो आप लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, जो कि टाइम बहुत बचाती है। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल है डेट टाइम लाइब्रेरी का। ठीक है, तो हम पिप इंस्टॉल डेट टाइम लाइब्रेरी करेंगे, यानी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे पाइथन के सर्वर से। ठीक है, क्योंकि पाइथन के डिफ़ॉल्ट डेट टाइम नहीं आता पाइथन के साथ। ठीक है, तो कुछ लाइब्रेरीज इनके सर्वर में होती हैं, कुछ नहीं, बहुत सारी इनके सर्वर में होती हैं, कुछ पाइथन के साथ आती हैं। ठीक है, तो जो भी हमें चाहिए होती है वो हम इनके सर्वर से मंगाते हैं। कैसे, पिप इंस्टॉल करके जो भी लाइब्रेरी चाहिए उसका नाम लिख लेंगे। ठीक है, वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएंगी। ये लिखना कहाँ होता है, ये कमांड लाइन उसमें लिखना होता है ना, कमांड लाइन इंटरफेस में जो CMD होती है हमारे पास, उधर उधर लिखना होता है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल ऐसे है कि ये डेट टाइम। ठीक है, यानी हमें डेट टाइम अलग अलग फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो किस फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पर हमें कंप्लीट डेट टाइम बताया गया है कि यहाँ पे डेट पूरी डेट और टाइम विद मिली सेकेंड दिया है इसने। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है डॉट नाउ, यानी अभी का ये टाइम और डेट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इम्पोर्ट डेट टाइम। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमें जून दे दिया, यानी सिर्फ हमें मंथ चाहिए, कौन सा मंथ चल रहा है, जून का मंथ चल रहा है, तो इसने हमें जून दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमें सिर्फ डे चाहिए और ईयर चाहिए। ठीक है, तो इसने डे और ईयर दे दिया। ठीक है, अगर हम इसके लिए कोड लिखें तो हमें कितना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा कि ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ना कि ये सिर्फ जून निकालने के लिए हमें कितना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। यानी हमें पूरे 12 महीने पहले मैपिंग करनी होगी कि 01 जो है वो जनवरी होता है, सेकंड फरवरी होता है, थर्ड मार्च होता है। इस तरह से पहले मैपिंग करनी होगी और फिर चेक करना होगा कि अभी का जो डेट है वो मंथ कौन सा चल रहा है, और उस मंथ से फिर मैप करके हमें लूप करके निकालना होगा जून जून की वैल्यू। ठीक है, कि सिक्स, यानी अगर सिक्स छठा महीना है तो वो जून है। ठीक है, तो ये एक अब हम ये कोड हर बार लिखें, इससे अच्छा नहीं है कि हम ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और वो खुद ब खुद हमें दे दें। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी, इसका सिंटैक्स है %b। ठीक है, वो यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब वही बात आ जाती है कि हम सिंटैक्स से हट के नहीं कर सकते। हम यहाँ पर सिंटैक्स बी, या हम सिंटैक्स यहाँ पर %z नहीं लिख सकते। z लिख लेंगे तो ये एरर दे देगा कि भाई z है ही नहीं मेरे उसमें, मुझे z का मतलब नहीं पता। तो जो इसके अंदर सिंटैक्स और रूल्स होते हैं हम उसको फॉलो करके कोड लिखना होता है। ठीक है, फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर ये डेट टाइम जो लाइब्रेरी है, इसने इसने बताया है कि भाई %b लिखोगे तो ही मैं आपको जो है मंथ का नाम दूंगा। ठीक है, मंथ नेम दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये और अच्छा, और ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे मैं एक बता रहा हूँ आसानी के लिए, अगर इन फ्यूचर प्रोग्राम लिखते भी हैं
तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल तो बहुत आसानी हो गई है, जो जेमिनाई और एआई वगैरह आ गए ना, इससे आसानी हो गई कि ये इनसे बस बोलो वो खुद ब खुद बता देते हैं कि भाई आप ये को बी यूज़ करना है, ठीक है। और गूगल है, गूगल से भी सर्च करके निकल आती है, ठीक है। ये आजकल याद करने की ज़रूरत नहीं होती, सही है। पहले जब अपना एआई इतना नहीं था तो मुश्किल होती थी, तब याद करना पड़ता था। अभी इतना मुश्किल नहीं है, अभी एआई से पूछो वो खुद ब खुद बता देता है सब कुछ। तो ये सब ऐसा है कि समझो अभी ऑलमोस्ट ज़ीरो, कुछ भी याद नहीं करना होता एआई से। बस बस हमें सिंटेक्स समझना है, हमें याद करना है कि हमें हमें पता है कि भाई डेट टाइम लाइब्रेरी है, ठीक है। बस इतना याद करना होता है, डेट टाइम के बेसिक्स ये सब याद करने होते हैं। अब हर चीज़ तो एआई से नहीं पूछेंगे, लेकिन ये परसेंटेज भी, जो चीज़ें मुश्किल लगती हैं वो ना भी याद करें तो वो एआई से खुद ब खुद हम पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो बुक में है वो उन्होंने भी एक गलती कर दी है, ठीक है। इन्होंने गलती क्या की है कि ये प्रिंट का एक ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये बुक वालों से भी गलती हो गई है। खैर, यहाँ पर जो है प्रिंट का एक क्लोज़ होगा, सही है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट के बाद एक और ब्रैकेट आएगा, वरना ये एरर दे देगा, ठीक है। अगर इस तरह से आप लिखोगे एग्जैक्ट तो ये एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट जून आ रहा है, यहाँ पर आउटपुट वेनेसडे आ रहा है। तो और यहाँ पर टेबल्स बता दिए हैं कि भाई इस लाइब्रेरी के जो है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, सही है। यानी ए अगर हम लिखते हैं तो हमें फ्राइडे दे देगा, यानी अगर हमने यहाँ पे ए यूज़ किया तो हमें बता देगा कि डे कौन सा है, वेनेसडे, ठीक है। अगर हम बी लिखते हैं तो पूरा मंथ का नेम, यानी हमने यहाँ बी लिखा है तो हमें मंथ का नेम बता देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको याद भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन याद करो, क्योंकि ये उसमें एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपको याद करना है, सही है। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोड वगैरह लिखते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी, सही है, याद करने की। तो लेकिन अभी एग्ज़ाम में आ सकता है तो अभी याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि एस टी आर एफ टाइम फंक्शन का यूज़ किया है, जो कि आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है, यानी आर्ग्यूमेंट मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो एक्सपेक्ट करेगा, सही है। और एक्सपेक्ट मतलब वो चाहता है कि भाई मुझे आर्ग्यूमेंट दो तभी मैं बताऊंगा कि भाई मुझे क्या डिलीवर करना है, ठीक है। तो वो जो है चीज़ वो यहाँ से इस फंक्शन से यूज़ होती है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास पाइथन वेरिएबल्स आ जाते हैं। पाइथन वेरिएबल्स, यहाँ पर इस वेरिएबल का मतलब शायद मैं आपको बता चुका हूँ। जो वेरिएबल्स होते हैं वो वैल्यूज़ को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपने अंदर, ठीक है। यानी हमने एक वेरिएबल को समझो, एक एक बकेट समझ लो, बकेट के अंदर हमने जो है एक बकेट लिया और उसके अंदर हमने पानी स्टोर कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह से प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, यानी कोई भी एक वेरिएबल बना लिया हमने और उसके अंदर कोई भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अच्छा, इसको बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, हमने बस लिखना है कि वेरिएबल का नाम, अच्छा वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें उसको पैटर्न को फॉलो करना होता है कि वेरिएबल के अंदर हम डैश नहीं डाल सकते, कॉमा नहीं डाल सकते, आई थिंक। तो अलग अलग रूल्स होते हैं पाइथन के अंदर और अलग लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। क्या और स्पेसिस नहीं डाल सकते, ठीक है, स्पेसिस नहीं यूज़ कर सकते। अंडर स्कोर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अंडर स्कोर यूज़ कर सकते हो। और वेरिएबल के अंदर और अपर केस, लोअर केस ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो इसको वेरिएबल को बस वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल्स टू लिखना है और कुछ भी हमें लिख देना है। इक्वल्स टू के बाद अगर हम 10 लिख देंगे तो यानी उस वेरिएबल के अंदर अभी मतलब नंबर 10 स्टोर है, ठीक है। नंबर 10 उस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ठीक है। अब हम हमें नंबर 10 चाहिए होगा तो हम उस वेरिएबल को कॉल करेंगे, यानी उस वेरिएबल को बुलाएंगे, भाई हम तुम्हारे पास क्या था, वो बोलेगा मेरे पास 10 नंबर था, तो वो फिर 10 नंबर हमें दे देगा, ठीक है। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कैन बी अल्फ़ा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक्स एंड नंबर्स बट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। यानी पाइथन के अंदर मतलब ये होता है कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को यूज़ करके भी वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। यानी जैसे उमेर 1 2 3 करके आपने एक वेरिएबल बना दिया, लेकिन 1 2 3 उमेर नहीं बना सकते। यहाँ पे लिखा है कि बट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ बता दी। केस सेंसिटिव यानी NUM एंड NUM ये दोनों नाम बोलने में तो सेम है, लेकिन यहाँ पर एन जो है अपर केस में है, यहाँ पर एन लोअर केस में है, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। तो यानी ट्रीटेड एज टू सेपरेट वेरिएबल्स, ठीक है।
और इसके बाद कैन नॉट कंटेन स्पेस और गुड टेक्निक टू यूज़ अंडरस्कोर, ये बता दिया है। ठीक है, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ पर थे। ठीक है, कि इनसेंसिटिव होते हैं और यहाँ पर ये वेरिएबल्स बताए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर, तो इसमें हमें इसमें हमें बताया है कि दो नंबर्स हैं, हमें x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, और इसको हमें स्वैप करना है, यानी x की हमें 3 करनी है और y की 5 करनी है। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा, यहाँ पे ये पूरा कोड लिख दिया है ना, यहाँ पर ये पूरा कोड लिख दिया है, और इसके अंदर जो इसके बाद वाले प्रोग्राम में एक बग भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई है, यहाँ पर लिखा गया है कि x इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 3, और एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू है 0। ठीक है, अब हमें प्रिंट करना है वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है, एंड y। ठीक है, यानी x की पहले सबसे पहले 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 वैल्यूज़ हमें लिख लेनी है कि x की वैल्यू क्या थी और y की वैल्यू क्या थी। यानी x की हमारे पास आ गई 5 और y की आ गई हमारे पास 3। अब ये जो टेम्प्ररी वेरिएबल है इसका यूज़ हमने क्यों किया है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेट्स स्वैप द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये प्रिंट कर दिया है ऐसे ही ताकि खूबसूरत दिखे हमारा आउटपुट। ठीक है, अब देखो अगर मैं टेम्प्ररी का यूज़ नहीं करता, मैं क्या कर देता, y की वैल्यू y इक्वल्स टू एक्स कर देता, यानी x इक्वल्स टू वाई कर देता और y इक्वल्स टू एक्स कर देता। आप लोग तो ये बोलते कि यार x को y की वैल्यू दे दो, y को x की वैल्यू दे दो, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि देखो, अगर x की वैल्यू मैं y कर देता हूँ, यानी x की वैल्यू मैंने 3 कर दी, अब ये भी 3 है और y भी 3 है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करूँगा, y इक्वल्स टू एक्स, यानी y की वैल्यू भी 3 है और x की वैल्यू भी 3 है, तो y अगेन 3 रहेगा क्योंकि x तो 3 हो चुका है ना इस लाइन में, लाइन 7 में x 3 हो चुका है। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, दोनों 3 3 आएंगी। बात को समझ रहे हैं, दोनों 3 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ किया है कि भाई आप जो है x की वैल्यू स्टोर रखना जब तक x जो है ना दूसरी वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, तो टेम्परेरी को हमने टेम्प को हमने बोला, टेम्प की वैल्यू 0 थी। ठीक है, 0 कर दी थी, 0 थी, तो हमने टेम्प को कहा कि टेम्प इक्वल्स टू एक्स, यानी टेम्प आप जो है x की वैल्यू स्टोर कर दो 5। टेम्प ने बोला ठीक है मेरे पास अब 5 हो गई है, अब 0 नहीं है मेरे पास, अब 5 है। फिर हमने कहा कि x अब तुम y की स्टोर कर लो। ठीक है, तो x ने कहा चलो ठीक है अब मेरे पास 5 नहीं, अब मेरे पास 3 है। अब हमने y को कहा कि y तुम जो है टेम्प की वैल्यू स्टोर कर लो, x की नहीं, तुम टेम्प की कर लो। टेक्निकली वो x की है, अगर हम मतलब लॉजिक देखें तो वो टेम्प ने तो x की वैल्यू स्टोर की थी ना 5। तो हमने y को कहा कि भाई तुम टेम्प की वैल्यू स्टोर कर लो, तो y ने कहा हाँ ठीक है मेरे पास 5 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू स्वैप हो गई। ठीक है, यानी अब एक्स 3 हो गया और वाई 5 हो गया। अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स 3 और वाई 5। ठीक है, ये हमारे पास कोड एक प्रोग्राम था जिसमें हमें एक टास्क दिया था कि भाई स्वैप करनी है वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर ये चीज़ स्वैप हो चुकी है इस प्रोग्राम की मदद से। यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होगी समझने में, लेकिन इसको बार बार समझने से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक बग है, उसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, बग क्या है ये देखो, आउटपुट देखो कि वाई की इसमें भी सेम सेम टास्क था इसमें भी कि वैल्यूज़ को स्वैप करनी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 3 है, सेम उसकी तरह। ठीक है, अच्छा ये एरो में बताया कि बग कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ो अभी, यहाँ पर फोकस करो। लेट्स स्वैप द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, और वैल्यूज़ क्या आती है हमारे पास 5 5 5 5 क्यों आ रही है, ये तो स्वैप नहीं हो रहा। अच्छा हमने यहाँ पर टेम्प का भी यूज़ कर लिया, यहाँ पर टेम्प वेरिएबल का भी यूज़ कर लिया, लेकिन फिर भी वैल्यूज़ यहाँ 3 होनी चाहिए थी, यहाँ 5 होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों की 5 5 क्यों आ रही है, दोनों की 5 5 लाइन नंबर 7 में आ रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको बुक में कहते हैं कि लेट्स ट्राई टू फिक्स द कोड बाय ड्राई रन। ठीक है, ड्राई रन इज़ वेयर यू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम ऑन पेपर एंड कीप ट्रैक ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, ड्राई रन
का यूज़ हम किस लिए करते हैं कि हम जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, हम उसको पेपर में लिखते हैं, ठीक है, पेपर में लिख के हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ पर ये क्या आउटपुट निकालेगा, इसकी नेक्स्ट लाइन में क्या आउटपुट निकलेगा, उससे नेक्स्ट लाइन में क्या आउटपुट निकलेगा। ये ड्राई रन हम पेपर में करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं मोस्टली ड्राई रन दिमाग में करता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर ये ड्राई रन जो प्रोग्रामर्स होते हैं ये दिमाग में ही करते हैं, सही है। तो ये जो मैंने ऊपर जो समझाया ये सब ड्राई रन दिमाग में किया मैंने, सही है। ये भी मैं दिमाग में ड्राई रन करूँगा, ठीक है। ये यहाँ पर देखो एग्जांपल दी है कि ये ड्राई रन कैसे होता है। लाइन ये हमारे पास ये आ गई बिफोर लाइन 6 हमारे पास ये वैल्यूज़ थी, आफ्टर लाइन 6 ये वैल्यूज़ हो गई। लेकिन ये मैं दिमाग में करता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो मतलब सीख चुके हैं, एडवांस लेवल पर है, उनके लिए आसान होता है ड्राई रन करना। लेकिन जो अभी बिगिनर लेवल पर है ना, उनके लिए ड्राई रन जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है, उनको समझ नहीं आती। तो उनको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो मैं आपको समझा देता हूँ अभी कि कैसे होगा। कि देखो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, टेम्प इक्वल्स टू 0 है, यहाँ तक हमारे पास सब कुछ क्लियर है। अब लाइन 6 में जो है हमारे पास 6 के बाद हमारे पास मसला आता है, ठीक है। हमने टेम्प की वैल्यू दे दी x, भाई टेम्प आप 5 स्टोर कर लो। अब हमने y को पहले टेम्प दे दिया। यहाँ पर हमने क्या गलती कर दी कि y को बोला कि भाई y अब तुम टेम्प की वैल्यू स्टोर कर दो। देखो यहाँ पर लाइन 7 और 8 देखो, यानी 7 की जगह हमने 8 लिख दिया यहाँ पे, और 8 की जगह हमने 7 वाली लाइन लिख दी। अब यहाँ पर क्या गलती हो गई, सिर्फ लाइन ऊपर नीचे करने से भी हमारा प्रोग्राम में गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है कि y जो है हमारे पास अब 5 हो चुका है, क्योंकि 5 टेम्प ने जो है वैल्यूज़ x की स्टोर की थी और वो वैल्यू थी हमारी 5, ठीक है। तो y को हमने कहा कि तुम टेम्प की वैल्यू स्टोर कर लो, और टेम्प ने कहा मेरे पास 5 है, तो y ने कहा चलो ठीक है, अब मेरे पास भी 5 आ गया। तो अब ये y 5 हो गया, ठीक है। अब y 3 की जगह 5 हो गया, और x तो पहले से ही 5 है। अब हमने क्या कहा कि x तुम y की वैल्यू स्टोर कर दो। अब हमने तो ये सोचा कि भाई x को तो हमें 3 बनाना है ना, तो हमने x को y की वैल्यू दे दी। लेकिन अंदर ही अंदर वो y की वैल्यू 5 हो चुकी है, वो 3 नहीं रही, और क्योंकि y ने टेम्प की वैल्यू स्टोर कर ली है, तो x इक्वल्स टू वाई, यानी x की वैल्यू फिर से 5 हो गई है, ठीक है। x की वैल्यू फिर से 5 हो गई है, तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो 5 और 5 ही आएगा। इसका सोल्यूशन ये होगा कि पहले हम x की वैल्यू असाइन करेंगे y को, ठीक है, और फिर हम पहले नहीं, इसका पहला सोल्यूशन ये होगा कि हम x को बोलेंगे कि भाई तुम y की वैल्यू स्टोर करो, यानी 3, सही है। और फिर हम y को बोलेंगे तुम x की वैल्यू जो कि हमने टेम्प के अंदर स्टोर की थी वो अपने अंदर स्टोर कर लो, यानी टेम्प के अंदर स्टोर कर लो। तो यानी y इक्वल्स टू टेम्प ये आ जाएगा नीचे, और x वाला और ये x इक्वल्स टू y ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो हमारा हमारा जो है आंसर यही वाला आ जाएगा 3 एंड 5, ठीक है। तो ये जो कोड है ये हमने डीबग किया है, ठीक है। यहाँ पर ये मसला था, ठीक है। दिखने में एक अगर ये एरो हटा दें तो एक इंस्टेंस देखोगे तो बिल्कुल सेम लगेगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम लगेंगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखो आउटपुट अलग है, यानी यहाँ पर ये फ़र्क था। तो ये हमने ढूंढा, ये हमने ड्राई रन किया, इसको हमने डीबग किया, ठीक है। पेपर में भी कर सकते हो, दिमाग में भी कर सकते हो, जैसा इजी लगे वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक इतना अगर समझ आ गया है, मैं कहता हूँ इतनी प्रैक्टिस कर लो, फिर बात जो दूसरा टॉपिक है इससे आगे का 3.7 और इसके बाद जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। अभी तक इतना जो समझाया है उसकी प्रैक्टिस करो, इतना समझो, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके समझना, इंशाल्लाह आ जाएगा।